संसद में घिरती यूपीए सरकार के बचाव के लिए कांग्रेस महासचिव और मीडिया विभाग के प्रमुख अजय माकन ट्विटर के जरिए सामने आए। माकन ने लिखा है, जवानों की हत्या पर आज बीजेपी बोल रही है, लेकिन उसे अप्रैल 2001 में बांग्लादेश की सीमा पर 16 बीएसएफ जवानों की मौत को याद करना चाहिए। 1998 से 2004 के बीच जम्मू कश्मीर में 6115 नागरिकों की हत्या हुई, यानी औसतन 874 सालाना मौत हुई। यूपीए सरकार के समय में पिछले साल सिर्फ 15 लोगों की मौत हुई है, जो कि 2 दशक में सबसे कम है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से यूपीए और एनडीए के बीच में घमासान मचा हुआ है इस बात को लेकर कि किसने क्या कब क्या गलतियां की थी। क्या वाकई में इसी तरीके से भारतीय विदेश नीति और रक्षा नीति को आगे बढ़ाया जा सकता है? सुशांत सरीन, जिस तरीके से मौजूदा यूपीए सरकार और साथ ही साथ विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं, क्या यह वाकई में सही तरीका है जब हम राष्ट्रीय मुद्दे पर, खास करके तब जबकि हमारी सुरक्षा से संबंधित हो, विदेश नीति से संबंधित हो, इस तरह की नोकझोंक पर क्या हम अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति को चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते, और ये ही एक कारण है कि आपकी कोई ठोस तरह की पॉलिसी बन नहीं पाती। अगर सपोजिंग बीजेपी ने कोई गलतियां की अपने कार्यकाल में, तो क्या ये लाजमी है कि कांग्रेस पार्टी वही गलतियां दोहराए या उनकी दोहाई देकर अपने लिए एक ढाल बनाए? तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जो एनडीए के टाइम पर जो घुसपैठ हुई या जो लोग मारे गए या जो हिंसा हुई कश्मीर में, उसको एक तरह की ढाल किस तरह से बना रहे हैं ये लोग। क्योंकि उससे पहले एनडीए के रेजिम से पहले नरसिम्हा राव की सरकार थी जो कांग्रेस की सरकार थी, और जितना टेररिज्म उस दौरान हुआ उससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट सारा का सारा उबाल वो 1991 और 96 के दरमियान आया। 96 के बाद ये हालात थोड़े से काबू में आए थे। उस पीरियड को ये लोग भूल जाते हैं, और कांग्रेस की अपनी जो जो इन्होंने अपना काम किया वहां पर, जिससे कश्मीर का मुद्दा इस उबाल में आया, उसको भी वो बिल्कुल ग्लॉस ओवर कर जाते हैं। लेकिन ये बेमानी बहस है। अगर आपने राष्ट्र की पॉलिसी बनानी है तो मिलजुल के बनानी पड़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि एक तरह का सरकार के अंदर एक विरोधाभास है जी। जनता एक चीज चाहती है, प्रधानमंत्री जो निर्वाचित नहीं है, अपॉइंटेड प्रधानमंत्री है, वो एक अपनी पॉलिसी चाहते हैं, और इन दोनों के बीच में मैच नहीं हो रहा। एंटनी साहब को मैं एक्चुअली दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इस सरकार में वो एक ऐसे मंत्री रहे हैं जिन्होंने एक बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, और फौज की हरदम हिमायत की है। तो एंटनी साहब को मुर्दे इल्जाम ठहराना इस केस में मैं उसको ठीक नहीं मानता। ये बात जरूर है कि जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी और उसमें बदलाव किया, उस पर ऑफकोर्स सारी दुनिया, देश को रोष है, लेकिन इसको एक तरीका तो, और जिस तरह से सरकार अपनी स्टेट क्राफ्ट चलाती है, तो शायद रंजीत सिन्हा और सीबीआई को भेजना चाहिए ये पता करने के लिए क्या वो सैनिक थे या वो टेररिस्ट थे कि कौन थे। तो मेरे ख्याल जिस तरह से रंजीत सिन्हा अभी यहां पर काम कर रहे हैं, वहां पर भी चले जाएं, थोड़ा ये भी देखें कि उस तरह के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में किस तरह की रिपोर्ट बना के लेके आते हैं। बिल्कुल या वो टेररिस्ट थे कि कौन थे। तो मेरे ख्याल जिस तरह से रंजीत सिन्हा अभी यहां पर काम कर रहे हैं, वहां पर भी चले जाएं, थोड़ा ये भी देखें कि उस तरह के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में किस तरह की रिपोर्ट बना के लेके आते हैं। बिल्कुल, ये आपने कहा, जो सरकारी लचर रवैया ही अपने आप में काफी विकट है। जनरल मलिक, एक बहुत अहम सवाल जो कि देश का लगभग हर सोचने वाला नागरिक आज रखता है, हम जब भी पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के एंगेजमेंट की बात करते हैं तो बीती बातों को ऐसे भूलने की बात करते हैं जिससे जैसे कि वो कभी हुई ही नहीं। कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सितंबर के आखिरी महीने में पूरी तैयारियां हो रही हैं, और ऐसा लगता है कि भारत सरकार पलके बिछाए इंतजार कर रही है कि बस नवाज शरीफ आए और बातचीत शुरू की जाए। 26/11 के आतंकी हमले के बारे में सब कुछ भूलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हुए तमाम आतंकी हमलों को हम भूलने के लिए तैयार बैठे हैं। जनवरी के महीने में 2 भारतीय सैनिकों के सर को कलम कर देने वाली बात हम भूलने के लिए तैयार बैठे हैं। इन 5 सैनिकों के मारे जाने की बात को हम भूलने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि पिछले 15 सालों में हमारे देश में विदेश नीति के नाम पे दरअसल हम खिलवाड़ कर रहे हैं? इस वक्त तो जो विदेश नीति है पाकिस्तान के अगेंस्ट या चाइना के अगेंस्ट, मुझे कुछ समझ नहीं आती है।
और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि उसके बीच में डिफेंस की जो इनपुट्स हैं वो दोनों नीतियों में है नहीं। और मैं सुशांत सरीन से बिल्कुल सहमत हूं जो उन्होंने पहले बोला कि जिस तरीके से हम अपने ही पार्लियामेंट के अंदर अपनी ही दो मेजर पार्टियां वाद विवाद कर रही हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट उछाल रही हैं चीजें, तो उससे ना देश का कोई नीति बन सकती है, ठीक सही नीति बन सकती है फॉरेन पॉलिसी की या डिफेंस पॉलिसी की, और ना ही इन चीजों से सेना का मनोबल बढ़ता है बल्कि कम होता है। और ये हमारे जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो यूपीए के हों या एनडीए के हों, उन सबको ये बात समझनी चाहिए। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर रोजाना ही उछाल रहे हैं और पुरानी बातें एक दूसरे को याद कराने की, आगे की तो हम सोच ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब है। बिल्कुल यही मसला है जनरल मलिक। अब जरा ये बताइए कि अगर यही स्थिति है तो ऐसे में अगर कल को भारतीय सेना को कुछ करना हो, खास करके जो हॉट परस्यूट की बात कही गई थी, जब आप उस समय सेना अध्यक्ष थे उस समय भी इस पर काफी चर्चा थी, हॉट परस्यूट के बारे में अगर आज कोई कहे कि भारतीय सैनिकों को अनुमति दी जाए कि वो नियंत्रण रेखा के पार जाकर कुछ करें, तो क्या इतना मनोबल हमारा रहेगा कि हम ऐसी कोई कार्रवाई कर सके? क्योंकि जिस तरह की स्थिति आज हमने अपने सेना के लिए बना दी है, ऐसा लगता नहीं है कि हमारे सेना के बीच में इस तरह की बात भी सामने आ सके। नहीं, मैं समझता हूं कि सेना में जो उनका मोराल है, जो उनकी डिटर्मिनेशन है, वो अभी भी कायम है जी। और आपको याद होगा कि कारगिल के समय में भी पहले हम लोगों के काफी नुकसान उठाया, लेकिन उसके बाद में वही सेना ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो हमारी सेना में उनका मनोबल काफी मजबूत है, उनमें ताकत है, और अगर ऐसी कोई स्थिति आई और उसमें सरकार ने उनको ऐसा कोई हुक्म दिया तो मैं समझता हूं कि वो उसको कामयाब करने में पूरे सक्षम है। बिल्कुल। अब आप दोनों हमारे साथ बने रहे, एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। पुंछ के इस इलाके में जहां पर ये गतिविधि हुई और खास करके इस हरकत के बाद भारतीय सैनिकों की तरफ से जवाबी कार्रवाई में बताया जा रहा है कि 2 पाकिस्तानी सैनिक जख्मी हुए हैं। जाहिर सी बात है वहां पर बिना किसी प्रोवोकेशन कर पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी और फायरिंग चली है और पिछले कई दिनों में बहुत ज्यादा ये होता रहा है। लेकिन क्या ये जवाब अपने आप में काफी है? ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस तरह की एक छोटी मोटी फायरिंग और 2 सैनिकों को जख्मी कर देना, क्या यही तरीका है कि हम अपने सैनिकों के मनोबल को आगे बढ़ा सके? ये बड़ा सवाल है जो भारतीय सेना और खास करके रक्षा मंत्रालय के सामने मौजूद है। पाकिस्तानी फौजियों के हमले में 5 भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर देश भर में गुस्सा है। हर ओर से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग उठ रही है, लेकिन देश के नेता सियासी बयानबाजी में उलझे हैं और उधर पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा। पाक सैनिकों ने सोमवार की रात 5 भारतीय सैनिकों की हत्या करने के बाद एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। सीमा पार से उरी और टुटमार सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय चौकियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। बताया जा रहा है कि भारतीय जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। गोलाबारी लगभग 1 घंटे तक चली, लेकिन भारतीय पक्ष को किसी नुकसान की खबर नहीं है। जी हाँ, कल रात को उड़ी सेक्टर में शाम को फायरिंग हुई थी और उसमें कोई जानी वाले नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फायरिंग काफी हुई थी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार बुधवार की मध्य रात्रि को करीब 2:30 बजे पाकिस्तानी सैनिकों ने कमलकोट गांव के पास स्थित सैन्य ठिकानों पर हल्के हथियारों के साथ गोलीबारी करते हुए मोर्टार भी दागे। पहले तो भारतीय जवानों ने संयम बरता, लेकिन जब सरहद पार से दागा गया एक मोर्टार का गोला चौकी के निकट गिरकर फटा तो भारतीय जवानों ने भी अपनी राइफलों के मुंह खोल दिए। पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस गोलाबारी में उसके 2 जवान जख्मी हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में अपने 2 साथियों के शिकार होने के बाद ही पाकिस्तानी सैनिकों की बंदूकें खामोश हुई। बताया जा रहा है कि करीब 300 आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश में हैं और पाक सेना की यह कार्रवाई घुसपैठ के मकसद से की गई। पिछले कुछ हफ्तों से तमाम बॉर्डर पे, जो नॉर्थ कश्मीर का बॉर्डर है, इस पे काफी जगहों पे सीज फायर की वायलेशन हुई है और सीज फायर वायलेशन के साथ साथ वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की अटैक्स भी हुई हैं। और आप जानते हैं कि जो सीज फायर वायलेशंस होती हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर उसके पीछे कुछ शैतानी होती है। पिछले सप्ताह इसी इलाके में पाकिस्तानी फौजियों का एक दल एलओसी पर भारतीय इलाकों में रेकी के लिए दाखिल हो रहा था।
लेकिन भारतीय जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें खदेड़ दिया था। भारतीय जवानों की इस कार्रवाई में पाक रेकी टीम का एक सदस्य भी मारा गया था, जबकि एक जख्मी हो गया था। पुंछ में सेना पर हुए हमले के बाद भले ही हमारे नेता संसद में उलझ गए हों, लेकिन सरहद पार से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर 5 जवानों की मौत के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने उड़ी में सीज फायर का उल्लंघन कर अपने इरादों को साफ कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहन नवाज खान, न्यूज नेशन, पुंछ। जनरल मलिक, एक बहुत छोटा जवाब इस सवाल का, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। क्या आपको लगता है कि हमारे राजनेताओं को, खास करके प्रधानमंत्री या उस तरह के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें कुछ ऐसा रोग लग जाता है कि जब वो अपने टर्म के आखिर में आने लगते हैं तो पाकिस्तान के साथ सुलह की कोई ऐसी कोशिश करते हैं जिससे उनका नाम इतिहास में अमर हो जाए, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो? क्या आपको लगता है कि हमारे ऐसा रोग है? आपकी बात मेरे ख्याल में फैक्चुअल सही है, मैं उसको ना नहीं कर सकता, क्योंकि यही बात हमारे वाजपेयी प्रधानमंत्री जब थे तो उन्होंने एक कोशिश की, और जो अभी हमारे प्रधानमंत्री है वो भी यही कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वो दोनों जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं वो पाकिस्तान को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, और तभी ऐसी कोशिश करते हैं जो नाकाम रहती है। और जो अभी भी जो कोशिश चल रही है, मुझे कोई उम्मीद नहीं कि वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय तक ये कामयाब हो सकती है। जनरल साहब, बहुत बेबाकी से आपने इस सवाल का जवाब दिया, इसके लिए मैं वाकई में तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सुशांत जी, एक आखिरी सवाल आपसे, कुछ भविष्य दिखता है आपको, या हम यूं ही बस टेलीविजन स्टूडियो में बात करते रह जाएंगे और शायद सरहद पर हमारे फौजी इसी तरीके से अपनी जान गंवाते रह जाएंगे? नहीं, ये ऐसा काफी देर चल नहीं सकता। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा जी। इंदिरा गांधी और कुछ हद तक राजीव गांधी को छोड़कर बाकी जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं हिंदुस्तान में, उन सब ने यही कोशिश की कि पाकिस्तान से किसी तरीके का समझौता हो जाए, कोई दोस्ती हो जाए, कोई नॉर्मलाइजेशन हो जाए, और सबको मुंह की खानी पड़ी है। मनमोहन सिंह साहब का रिकॉर्ड जो है खासा खराब है इस संदर्भ में। लेकिन जहां तक जो आपका सवाल था, मेरे ख्याल ये है कि जिस तरह से जनता में रोष है, जिस तरह से स्ट्रांग सेंटिमेंट है पब्लिक में, सरकार के भी हाथ बंधेंगे, और शायद जब सरकार के हाथ बंधेंगे तो फौज के हाथ खुलेंगे, और जब फौज के हाथ खुलेंगे तो शायद इस तरह की हरकतें में कुछ रोक आएगी। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनरल मलिक और सुशांत सरीन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई आज यही मांग कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ठोस और फौरी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई में होगी, इसका इंतजार कम से कम 1999 से लेकर अभी तक हम करते ही चले आ रहे हैं। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।